नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। हमने प्रस्ताव को पढ़ करके समझ लिया था, अब हम उससे आगे बात करेंगे। आज के इस क्लास में आप पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, विधेयकों को समझेंगे, उनके वर्गीकरण को देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे? संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या? विधेयक को पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? विधेयक को पढ़ेंगे। ठीक है, विधेयक क्या होता है? ठीक है, तो विधेयक का जो एक सामान्य सा वर्गीकरण है, पेश करने के अनुसार, प्रस्तुत करने के अनुसार, वह दो प्रकार का है। तो आप लिखेंगे संसद में विधेयक को पेश करने के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार? पहला है आपका सरकारी विधेयक, और दूसरा है आपका प्राइवेट विधेयक। सरकारी विधेयक और प्राइवेट विधेयक। अब इनमें अंतर क्या है, क्या क्या प्रावधान है, इनको आपको लिखना है। तो इनमें हम अंतर स्पष्ट करते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखेंगे सरकारी विधेयक, दूसरी तरफ आप लिखेंगे प्राइवेट विधेयक। सरकारी विधेयक और प्राइवेट विधेयक, इनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, पहला अंतर हम देखते हैं क्या है। सरकारी विधेयक को केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। तो आप लिखेंगे इसे केवल मंत्री पेश कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी विधेयक को केवल मंत्री पेश कर सकते हैं, वो चाहे सांसद राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे, नहीं, प्राइवेट विधेयक में आप देखेंगे पहले वाले में, इसे कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। ठीक है, इसे कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि सरकार के पक्ष का ही कोई सांसद पेश करता है और वो मंत्री नहीं है, तो उसे प्राइवेट बिल ही कहा जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जब विपक्ष के लोग पेश करेंगे तो उसको प्राइवेट कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। गैर मंत्री कोई भी हो, वो जब बिल पेश करेगा तो उसको प्राइवेट बिल ही कहा जाएगा।
दूसरा देखते हैं, इसके पास होने की संभावना अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। जबकि इसके पास होने की संभावना न्यूनतम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंत्री का मतलब सरकार, सरकार का मतलब बहुमत, और बहुमत का मतलब बिल पास। लेकिन प्राइवेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार में नहीं है। तो सरकार में नहीं है तो जो सरकार सरकार है वो बहुमत में है, उसके जो लोग हैं वो उसके अपोजिट ही वोट करेंगे, तो पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए न्यूनतम संभावना होती है उसके पास होने की। इसका उद्देश्य सरकारी नीति का कार्यान्वयन होता है। जबकि प्राइवेट जो बिल होते हैं इसका उद्देश्य सरकार को आईना दिखाना या इसे विरोध करना आदि होता है। ठीक है, चौथा क्या है? इसका पास होना अनिवार्य है। इसका पास होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ये तभी पास होगा जब आपके पास पर्याप्त संख्या होगी, आपके पास बहुमत होगा। ठीक है, यदि किसी मंत्री के द्वारा लाया गया बिल सदन में पास नहीं हुआ तो इसका मतलब सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और अब वो टिक नहीं पाएगी, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए जब कोई बिल, वो कैसा भी बिल हो, अगर मंत्री लेकर के आता है, सरकार की तरफ से आता है, तो वो पास ही होता है, हर हाल में पास होता है। राज्यसभा में गतिरोध हो सकता है लेकिन लोकसभा में उसको पास होना अनिवार्य होता है। चौथा आप देखेंगे, इसका पास होना अनिवार्य नहीं है। इसका पास होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो जो आपका प्राइवेट बिल है वो जरूरी नहीं है कि पास हो, वो एक सांकेतिक रूप से होता है विरोध करने के लिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है शशि थरूर ने प्राइवेट बिल एक पेश किया था। तो कभी कभार होता है क्योंकि इसमें बड़ा मेहनत का काम होता है। मंत्रियों का बिल तैयार करने का काम जो है एक समिति होती तैयार करती, उसके बाद में विधि आयोग के द्वारा जो है उसका जांच किया जाता है, उसके बाद बिल प्रस्तुत होता है। लेकिन जो बिल प्राइवेट बिल होता है उसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी उस प्राइवेट मेंबर की होती है, और बिल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको बनाना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, और उनको पता भी होता है कि पास होना नहीं है तो इतना मेहनत क्यों करें। ठीक है, तो एक अगला आप लिख लेंगे, इसे विधि समिति
की संस्तुति सहमति प्राप्त होता है। इसमें देखेंगे आप, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइवेट बिल में विधि आयोग की सहमति नहीं होती है और प्राइवेट बिल जो व्यक्ति पेश कर रहा होता है वो खुद ही उसको बनाता है, जबकि इसमें प्रक्रियाएं होती हैं जो मिनिस्ट्री के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि जो सरकारी बिल होता है। ठीक है, तो ये है उनमें अंतर। चलिए अब आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, और जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को पीछे कर देंगे, पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो एक वर्गीकरण हो गया विधेयक का सरकारी और गैर सरकारी के रूप में, यानी कि प्राइवेट के रूप में। इसके अलावा विधेयक का एक और वर्गीकरण है उसके गुणधर्म के आधार पर। विधेयक का वर्गीकरण इसके अलावा भी है, जैसे साधारण विधेयक, साधारण विधेयक में क्या होता है, सामान्य सी चीज़ों के लिए जब कोई विधेयक लाया जाता है, कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, तो साधारण विधेयक ला करके ऐसा किया जाता है। इसके अलावा धन विधेयक, धन विधेयक का संबंध फिनांस से होता है। इसमें कर या कोई वित्तीय लेन देन, इससे संबंधित सारे मामले इसमें आते हैं धन विधेयक में। ठीक है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक में भी ऐसे ही मामले आते हैं जो धन विधेयक में आते हैं, लेकिन ये धन विधेयक से थोड़ा अलग होता है। कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। मतलब जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, वो इसी फाइनेंशियल बिल का हिस्सा होता है, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष या प्रमाणित कर देता है कि ये धन विधेयक है, तो उसे वित्त विधेयक से अलग कैटेगरी में रख के देखा जाता है। ठीक है, और धन विधेयक के प्रस्तुत होने में भी कुछ शर्तें हैं। उसको हमेशा सरकारी जो सदस्य है वही पेश करेगा, यानी कि मंत्री ही पेश करेंगे, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश करेंगे। अभी उसको हम आगे पढ़ेंगे, जब इन विधेयकों के बारे में डीप में पढ़ेंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो आपका चौथा है वो है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, यह जो विधेयक है इसके द्वारा संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार देखा कि विधेयक 4 प्रकार से इस प्रकार भी वर्गीकृत है। इनको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनका अलग अलग परिभाषा पढ़ेंगे। अभी आगे 2 क्लास इसमें हो सकती है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।